नमस्कार दोस्तों, मैं देशदीपक यादव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स लर्न पढ़ो नहीं सीखो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस टॉपिक को एक अच्छे से एक इजी स्ट्रक्चर में डालकर इसको पढ़ेंगे, जिससे हम जितने भी हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम अच्छी तरह से आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले हमारे पास हमने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, जैसे खोज यानी किसकी खोज किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से खोज हुई थी, किस तरह से खोज की थी, उसके बारे में, और इसकी टाइमिंग के बारे में दोस्तों, इसका टाइम क्या रहा था, टाइमिंग क्या थी इसकी। उसके बाद इसका नामकरण किस तरीके से हुआ उसके बारे में। अब उसके बाद इसका उद्भव यानी इसका निर्माण कैसे हुआ उस चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब विशेषता, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी सभ्यता के इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, और उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद विस्तार यानी कि इसका विस्तार कहां से फैला हुआ था, कहां से थी, उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार के बारे में और उसके पतन के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं खोज। तो दोस्तों इसमें दिया है चार्ल्स मैसन, यानी कि ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1856 में पाकिस्तान का एक दौरा किया था। तो उन्होंने पाकिस्तान में उस दौरे के दौरान हड़प्पा क्षेत्र के संबंध में इन्हें कुछ बेसिक जानकारी मिली और इन्होंने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। तो इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की, द नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो उस पत्रिका यानी धीमे धीमे वो फैल गई, यानी कि उससे लोगों तक जानकारी फैल गई उस पत्रिका के माध्यम से। अब उसके बाद लेकिन ये जो चार्ल्स मैसन जो थे, बस इन्होंने इतना अनुमान लगा लिया था, यानी यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी इस क्षेत्र में, बस। उसके बाद उससे ज्यादा उन्होंने इन्हें कुछ जानकारी प्राप्त वहां से नहीं हो सकी। अब उसके बाद है बटन बंधु, यानी ये 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच में एक रेलवे ट्रैक की लाइन बिछी थी, रेलवे लाइन का काम चल रहा था कराची और लाहौर के बीच, जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में। तो उस समय उस काम की देखभाल, जो उसका नेतृत्व जो है वो बटन बंधु कर रहे थे। उस रेलवे लाइन का जो ट्रैक का जो काम चल रहा था उसका नेतृत्व बटन बंधु कर रहे थे, और इनके नेतृत्व में काम चल रहा था, यानी इनके नेतृत्व में काम चल रहा था। लेकिन तो उस रेलवे लाइन का काम चल रहा था बटन बंधु के नेतृत्व में। तो उस जगह पे क्या होता है, यानी कि इनके अधीन दो इंजीनियर थे, जेम्स बटन और विलियम बटन। दो इंजीनियर थे इनके अधीन, जेम्स बटन और विलियम बटन। तो ये इनके जेम्स बटन और विलियम बटन जो काम कर रहे थे इनके अधीन, बटन बंधु के अधीन, तो ये उसकी देखभाल कर रहे थे जो काम चल रहा था। तो यहाँ पे इन्हें एक टीले से कुछ ईंटें मिली और उन्होंने उस ईंटों को इस रेलवे ट्रैक की लाइन में इस काम में लगा लिया। ईंटों को इस काम में यूज कर लिया, इस ट्रैक को बनाने के काम में उन ईंटों को यूज कर लिया। लेकिन इन्हें ज्ञात तो हुआ कि यहाँ पे कुछ सभ्यता रही होगी, यहाँ पे इन्हें ज्ञात तो हुआ कि यहाँ पे शायद पहले कोई यहाँ पे कुछ सभ्यता रही होगी, लेकिन पूरी तरह से इन्हें मालूम नहीं हो पाया। ये पूरी तरह से ये उसकी खोज नहीं कर पाए। इन्हें यहाँ पे पता पड़ा यहाँ पे कुछ सभ्यता रही होगी, लेकिन पूरी तरह से ये खोज नहीं कर पाए। अब उसके बाद में बात आती है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 के बीच उन्होंने 2-3 बार वहां पे दौरा किया, जिस क्षेत्र में यानी कि उनका काम चल रहा था, और क्षेत्र में उन्होंने 2-3 बार दौरा किया और वहां से उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। लेकिन
ये भी पूरी तरीके से व्यवस्थित जानकारी देने में सफल नहीं हो पाए, पूरी तरीके से व्यवस्थित जानकारी देने में ये सफल नहीं हो पाए। अब उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल यानी कि भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे, भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे। अब इनके अधीन यानी कि दो लोग थे, दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है फुल नेम राय बहादुर दयाराम साहनी, और राखलदास बनर्जी, यानी ये भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो इन्होंने यानी दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे, तो जॉन मार्शल, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में की गई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। अगर पार्टिकुलर रूप से पूछा जाता है, तो यानी कि हड़प्पा की खोज किससे की गई, दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। मोहनजोदड़ो की खोज की गई, यानी कि राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब आता है काल। अब काल यानी इसी टाइमिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। टाइमिंग यानी इसमें दिया है जॉन मार्शल हमने अभी भी पढ़ा, लेकिन जॉन मार्शल बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे उस समय, और इन्होंने अपना टाइमिंग दिया, यानी इस टाइमिंग के बारे में अलग अलग पुरातत्वविदाओं के अलग अलग तरीके से उन्होंने, इसमें मतभेद हैं, लेकिन सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग दिया। तो इसमें जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 BC से 2750 BC इसका टाइम पीरियड था। लेकिन एक पद्धति होती है कार्बन 14 पद्धति। तो डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका टाइम पीरियड रखा 2300 BC से 1750 BC, इस कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग। यहां से कोई ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि कार्बन 14। तो दोस्तों उद्भव के संबंध में अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे, विदेशी इतिहासकारों के अलग मत थे। तो इसके संबंध में विदेशी मत थे, यानी सुमेरियन सभ्यता, यहाँ पे शब्द आता है सुमेरियन सभ्यता, चौक है, सॉरी मास्टर। तो सुमेरियन सभ्यता, तो इसको समझेंगे हम सुमेरियन सभ्यता को, इसका विदेशी इतिहासकारों ने इसको नाम सुमेरियन सभ्यता क्यों दिया। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ जैसे हमने समझे, यहाँ पे एक भारत की सिंधु सभ्यता थी, तो इसे थोड़ा शुरू करने पर यहाँ पे थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो और इससे आगे चलने पर मिस्र की सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर एक सभ्यता और थी, सुमेरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता थी यहाँ पे, तो हुआ क्या, यानी ये लोग मानते हैं यानी सुमेरियन लोग यानी यहाँ पे आए थे, तो इन लोगों ने सिंधु सभ्यता का रूप दिया। इन लोगों ने सिंधु सभ्यता को यहाँ पे आगे इसको फैलाया। तो इसलिए ये लोग ब्रिटिश लोग यानी कि इसको सुमेरियन सभ्यता का नाम देते हैं। इसमें इन इतिहासकारों में, विदेशी इतिहासकारों में मानने वालों का नाम है सर जॉन मार्शल, व्हीलर चाइल्ड, डीडी कौशाम्बी। तो ये विदेशी इतिहासकारों ने ये नाम दिया है सुमेरियन सभ्यता। लेकिन कुछ लोगों के स्थानीय मत थे यहाँ पे, तो यानी स्थानीय मत में इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा इसके निर्माता थे द्रविड़ जाति के लोग, इसके निर्माता थे। तो यानी ये बात कही है राखलदास बनर्जी ने।
तो सबसे ज्यादा इसको किसी को अगर सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाती तो द्रविड़ जाति के लोगों के इसके निर्माता थे। तो ये बात सबसे ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्ट हम याद कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। कुछ लोग मानते हैं कि सबसे पहले आर्य आए थे वैदिक काल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आर्य जो आए थे, तो आर्यों की सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। उसके जो भी लक्षण है यानी कि वहाँ के जो रहन सहन, वहाँ के यानी कि उनकी कलाएं और वहाँ की सभ्यता, वहाँ का व्यापार, ठीक है, उस तरीके से वहाँ पे कोई मैच नहीं था। यहाँ पर वहाँ के सिक्के, मोहरें या फिर और कोई कला किस तरीके से मैच नहीं होगी थी। इसलिए लेकिन फिर भी आर्य सभ्यता का नाम उद्भव यानी आर्य सभ्यता का नाम देने के लिए टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मी नारायण पुरस्कार, ठीक है, मुख्य रूप से द्रविड़ सभ्यता को इसके निर्माता माना जाता है। ये राघवदास बनर्जी ने कहा था। अब आती विशेषता, इसकी विशेषताएं क्या थी? तो यानी इसकी विशेषताएं सबसे पहले आता है इसमें नगरीय सभ्यता। तो वहां की जो बिल्डिंग थी एक तरीके से सिटी की तरह, यानी कि नगरीय सभ्यता, यानी वहां की जो बिल्डिंग थी वो बड़े बड़े भवन थे, ठीक है, और एक अच्छी तरह से थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता माना जाता है। और उसके बाद है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन तो सबसे पहले जो खोज की गई थी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो सबसे पहले खोज की गई थी तावा की। पाठाकाल में सबसे पहले जो खोज की गई थी तावा की। तो तावा और टिन को मिलाकर, तावा और टिन को मिलाकर एक धातु बनाई गई जिसको बोलते कांसा, ठीक है। तो उस समय कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का यूज ज्यादा किया जाता था, कांस्य का यूज ज्यादा किया जाता था। तांबा को तो इसलिए हमें इसे क्या बोलते थे? कांस्य युगीन, यानी कि ब्रॉन्ज एज, इसको क्या बोलते थे? ब्रॉन्ज एज। यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब दिया इसमें आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक जो सभ्यता थी, यानी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आद्य ऐतिहासिक यानी इस सभ्यता को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका था। उसमें यानी जो उस पर शिल्प थी, यानी जो वहाँ के सिक्के थे और उन पर जो भी आकृतियां थी, उन आकृतियों को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका उस लिपि को, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में से रखा गया। अब बात आती है शांतिप्रिय सभ्यता। शांतिप्रिय सभ्यता यानी कि उस समय कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। किस तरीके से आए, जो भी स्रोत मिले हैं इतिहास के उस समय के, तो उस समय कोई भी ऐसा स्रोत नहीं मिला है, कोई भी ऐसे हथियार या कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं मिले जिनसे ये प्रतीत होता हो कि इस समय कोई युद्ध हुआ हो। तो इसलिए इसको शांतिप्रिय सभ्यता का नाम भी शांतिप्रिय सभ्यता की विशेषता रख दी। अब है इसमें व्यापार प्रधान। तो उस समय क्या होता था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत दूर दूर फैली हुई थी, लेकिन इस समय उस समय व्यापार प्रधान है। उस समय व्यापार करने के लिए उस सिंध में यानी उस जगह पर लोग आया करते थे, इसलिए इसको व्यापार प्रधान इसकी विशेषता रख दी गई। अब बात है विस्तृत सभ्यता, यानी कि ये सभ्यता है इसका जो क्षेत्र था बहुत लंबा था, बहुत ही ब्रॉड था, इसलिए इसको विस्तृत सभ्यता दे दिया गया। इसकी विशेषता, इसको विस्तृत सभ्यता की विशेषता दे दी गई थी, क्योंकि उस बहुत लंबे क्षेत्र में व्यापार होता था और जो भी एक्टिविटीज थी वहां की, ठीक है। अब ये है यहाँ पर राजनीतिक विशेषता थी इसकी, लेकिन उस समय कोई भी ठीक है था कैसी शांतिप्रिय व्यवस्था, शांतिप्रिय सभ्यता थी। आर्मिक थी, उसमें विशेषता थी। सामाजिक, लोग समाज के तरीके से सब लोग करते थे, ठीक है। सांस्कृतिक, वहां पे यानी उनकी एक सांस्कृतिक विशेषता थी, यानी कि कहने का मतलब यह है जो भी काम होते थे एक कल्चर के अनुसार, उनके जो कल्चर था उसके अकॉर्डिंग वहां पर जितनी भी एक्टिविटी होती थी कल्चर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी होती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार और इसके पतन के बारे में।
आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।